नमस्कार। 40 की उम्र से पहले आर्थिक आजादी। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी। पर सवाल ये है, क्या ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत में आम लोगों के लिए वाकई हासिल करने लायक है? देखिए, लक्ष्य तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है। सही नजरिया हो, सही रणनीति हो, तो हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये किस्मत से ज्यादा ना अनुशासन और योजना का मामला है। तो चलिए आज इसी की थोड़ी तह तक जाते हैं, उन तरीकों और उस सोच को समझते हैं जो सब अपने को शायद हकीकत बना सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये साफ करते हैं, जब हम कहते हैं आर्थिक आजादी, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस मतलब बहुत सारा पैसा जमा कर लेना है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। आर्थिक आजादी का मतलब असल में करोड़ों कमाना नहीं है। इसका मतलब है अपने निवेशों से इतनी आमदनी बनाना कि आपके महीने के खर्चे आराम से निकल जाएं। अच्छा। मतलब रोजी रोटी के लिए आपको नौकरी पर निर्भर ना रहना पड़े। वो है असली आजादी। समझ गई। तो ये जो रूल ऑफ 25 की बात होती है, वो इसी से जुड़ा है कि अपने सालाना खर्च का 25 गुना पैसा जमा कर लो। हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए महीने का खर्च 50,000 है, तो सालाना हुआ 6 लाख और फिर लक्ष्य बन गया 15.5 करोड़। हाँ, मोटा मोटा हिसाब यही है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या ये नियम भारतीय परिस्थितियों में, जैसे यहाँ की महंगाई दर या जीवन शैली की लागत, उसमें पूरी तरह से फिट बैठता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रूल ऑफ 25 एक बहुत उपयोगी शुरुआती बिंदु है। ये आपको एक अंदाजा देता है। ये 4% सालाना निकासी दर पर आधारित है, मोटे तौर पर। लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारत में महंगाई दर, आपके व्यक्तिगत जीवन शैली के लक्ष्य, इन सबको देखकर इस आंकड़े को एडजस्ट करना पड़ सकता है। अच्छा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने सोच को सिर्फ अमीर बनने से हटाकर अपने खर्चों को कवर करने पर फोकस किया। इससे लक्ष्य ज्यादा साफ और व्यवहारिक लगता है। एक ठोस गणितीय लक्ष्य मिल जाता है। ठीक है, तो लक्ष्य समझ आ गया। अब उस तक पहुंचने की बात करते हैं। जाहिर है बचत करनी होगी, बहुत सारी बचत। हाँ, बचत तो करनी ही होगी। लेकिन 40 से पहले लक्ष्य पाने के लिए शायद सामान्य बचत काफी नहीं होगी। मैंने सुना है लोग 50% या उससे भी ज्यादा आय बचाने की बात करते हैं। हाँ, करते हैं। ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, खासकर जब पहले से ही खर्चे इतने ज्यादा हों। मुश्किल जरूर है, मैं मानता हूं, पर वो जो 40 से पहले वाली शर्त है ना, वो इसे जरूरी बना देती है। ये एक क्या कहते हैं, आक्रामक बचत दर है। और इसके लिए जीवन शैली में सोच समझकर कटौती करनी पड़ती है। जैसे बाहर खाना कम करना, गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन बंद करना, आवेग में खरीदारी से बचना। हाँ, ये सब तो है। एक और चीज जो बहुत मदद करती है, वो है बचत को ऑटोमेट करना। तनख्वाह आते ही SIP कट जाए। इससे अनुशासन बना रहता है। जितनी ज्यादा बचत, उतनी तेजी से आप मंजिल के करीब पहुंचेंगे। बचत तो ठीक है, पर जैसा आपने कहा, पैसा तिजोरी में रखने से तो बढ़ेगा नहीं। निवेश की भूमिका यहीं आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बचत पहला कदम है, निवेश उस पैसे को बढ़ाने का जरिया है। जैसे बगीचे में बीज बोना काफी नहीं, उसे पानी भी देना पड़ता है। सही उदाहरण है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, खासकर SIP के जरिए लंबी अवधि में महंगाई को मात देने और अच्छी संपत्ति बनाने की क्षमता रखते हैं। और इंडेक्स फंड, उनकी भी काफी चर्चा होती है। हाँ, इंडेक्स फंड इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि उनकी लागत कम होती है और वो पूरे बाजार का एक्सपोजर देते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण आसानी से मिल जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें, टिके रहें। और शायद उतना ही जरूरी है महंगे कर्जों से बचना, जैसे क्रेडिट कार्ड का भारी ब्याज या पर्सनल लोन। ये तो कमाई और बचत को दीमक की तरह चाट जाते होंगे। निश्चित रूप से उच्च ब्याज वाला कर्ज आपकी आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आपके पैसे को बढ़ाने के बजाय घटाता है। तो कर्ज प्रबंधन और लगातार अपनी वित्तीय समझ, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते रहना, ये इस यात्रा के बहुत अहम हिस्से हैं। सही कहा। बचत और निवेश के अलावा क्या आमदनी बढ़ाना भी इस समीकरण का एक जरूरी हिस्सा है, खासकर अगर लक्ष्य 40 से पहले का है? हाँ, बिल्कुल। ये तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। देखिए, सिर्फ खर्च घटाने की एक सीमा होती है। हाँ, वो तो है। आमदनी बढ़ाना बहुत जरूरी है, चाहे वो नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि से हो, या कोई नई स्किल सीख कर हो, या फिर साइड असल जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कंसल्टिंग, कुछ भी। अच्छा। या सैलरी पर बेहतर मोल भाव करके हो। ये आपकी बचत और निवेश क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। और जो भी अतिरिक्त आय हो, उसे पूरी तरह निवेश करना,
लक्ष्य तक पहुंचने की रफ्तार को और तेज कर देता है। ये सब सुनने में योजना तो बहुत ठोस लगती है, पर ये रातों रात होने वाला काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें सालों का अनुशासन, सालों का धैर्य लगेगा। जैसे लोग जिम शुरू तो करते हैं बड़े जोश में, पर कुछ हफ्तों में छोड़ देते हैं। यहाँ भी तो वही चुनौती होगी। कभी बाजार गिरेगा, कभी लगेगा योजना काम नहीं कर रही। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। धैर्य और निरंतरता, शायद यही सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बाजार के उतार चढ़ाव तो इस यात्रा का हिस्सा हैं। उनसे डरकर निवेश रोकना या बेचना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो मतलब डरना नहीं है? डरना नहीं है। सफलता इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करती है कि आप बाजार के शोर और अस्थायी असफलताओं के बावजूद अपनी योजना पर टिके रहते हैं या नहीं। यानी निवेशित रहना है, प्लान को समय समय पर देखते रहना है, और शायद छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाकर हौसला बनाए रखना है। हाँ, व्यवहारिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय के लक्ष्यों पर नजर बनाए रखना और भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेना, बस यही कुंजी है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि 40 से पहले आर्थिक आजादी भारत में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जरूर है, लेकिन ये संभव है। बिल्कुल संभव है। ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सचेत निर्णयों, जबरदस्त अनुशासन और अटूट इरादे का नतीजा है। संक्षेप में कहूं तो पहले आर्थिक आजादी का सही मतलब समझें, फिर बचत को आक्रामक रखें, सोच समझकर निवेश करें, अपनी आमदनी बढ़ाने पर काम करें और सबसे ऊपर धैर्य और निरंतरता का दामन थामे रखें। बिल्कुल। तो इस गहरी बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। आज इसी वक्त वो एक छोटा तत्काल कदम क्या हो सकता है जिसे कोई अपनी आर्थिक आजादी की यात्रा शुरू करने या उसे और गति देने के लिए अभी उठा सकता है?